प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में मैं कफ प्रधान रोगों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने पित्त प्रधान लोगों के रोगों की चर्चा की। हम समझते हैं कि पित्त, कफ और वात ये तीनों ही मिलकर हमारे शरीर का विकास करते हैं या इनकी कमी से, किसी एक की कमी से, इनके प्रॉपर काम न करने से हमें कोई रोग हो जाते हैं। समझते हैं कफ क्या है और कफ से कैसे रोग होते हैं। कफ अर्थ और पृथ्वी और जल तत्व से बना है। कफ जो हम खाना खाते हैं वो पचने के बाद आहार रस में परिवर्तित होता है, तो आहार रस ही रसाग्नि के द्वारा शोधित होकर रस बनता है। जितना रस होगा उतना ही कफ होगा। अगर रसाग्नि लो है तो रस एक्सेस होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगी लेकिन क्वालिटी कमजोर होगी। जब रस की क्वालिटी कमजोर होगी तो हमें सेटिएशन नहीं होगा, प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। हम बाहर से शायद अच्छा दिखे, सेटिस्फाइड दिखे, लेकिन सेटिएशन नहीं होगा। इसी तरह इससे पहले अगर भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आम भाषा में आंव कहते हैं। वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में आ जाएगा, जिससे कि डिफरेंट जॉइंट्स में स्वेलिंग हो सकती है, बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। तो इस तरह से रस में अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो हमारी स्किन ड्राई होगी, नाखून ब्रिटल हो जाएंगे, इवन सिर में गंजापन भी आ सकता है। तो देखिए रस कितना इंपॉर्टेंट है। रस की कमी से नाखून ब्रिटल हो जाते हैं, सिर में गंजापन आ जाता है। वहीं अगर रस अधिक होगा तो कफ अधिक होगा। रस का महत्व क्या है? रस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है, देता है और पोर्टल वेन्स में सर्कुलेट होता है, प्लाज्मा भी बनाता है और व्हाइट ब्लड सेल्स भी देता है। तो इस तरीके से अगर रस हमारा उचित मात्रा में हुआ तो वी विल हैव डिजायर, प्रबल इच्छा होगी, कंपैशन होगा, मुझे स्नेह होगा, प्यार होगा, करुणा होगी। सब ये रस ही बाद में रक्ताग्नि द्वारा शोधित होकर रक्त में परिवर्तित हो जाता है। अगर ब्लड अच्छा होगा तो ब्लड गोज टू द लीवर, और इन द लीवर whatever elements are less, it is supplemented by the liver. तो इसका मतलब है जिंक, मैग्नीशियम, जो भी तत्व जिस तरह से भी कमी होगी लीवर उनको दे देगा। अगर हमारे रक्त में ज्यादा होगा, हमारे रस से ज्यादा आया होगा तो उसे ले लेगा। और यही लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बनाता है, और यही लीवर जो प्लेज ए रोल इन ग्लूकोज। ग्लूकोज कम ज्यादा, ब्लड शुगर कम ज्यादा भी यही दे देता है। तो इस तरीके से अगर रक्त की प्रॉपर मात्रा होगी, प्रॉपर क्वालिटी होगी, तो हमें हाइपरटेंशन या ब्लड शुगर नहीं होगा। और ये इसी में अगर गड़बड़ होगी तो ये हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, ये सब होने के चांसेस ज्यादा होंगे। प्रॉपर ब्लड टिश्यूज हैं तो देयर बी पैशन फॉर द वर्क, we will be able to focus in the things, and we will have reasoning in our mind, and logic, our mind will be logical. और वही रक्त धातु मांसाग्नि के द्वारा शोधित होकर मांस में कन्वर्ट होता है, फ्लैश में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो मसल्स में कन्वर्ट होता है। मसल्स इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ एंड फायर। मसल्स क्या है? हमारे एक्सरसाइज से बनी हुई अग्नि और
पृथ्वी तत्व से मिलकर बनता है। अगर हमारे मसल्स में डेफिशिएंसी होगी, मसल्स प्रॉपर नहीं होंगे, मांस थुलथुल होगा, तो क्या होगा, जगह जगह दर्द होने लगा, पेन्स होंगे, फूलापन, स्वेलिंग, सूजन, लूज मसल्स जो है, कभी कोई अल्सर्स, एनलार्ज टॉन्सिल्स के कारण बन जाते हैं। और मसल्स प्रॉपर ना होने पर और मास ज्यादा होने पर ट्यूमर्स बनने के चांस रहते हैं। हालांकि ये ट्यूमर्स बेनाइन होते हैं। वही अगर इस पर वात का इफेक्ट पड़ जाए तो कैंसर भी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि अब एक्सरसाइज प्रॉपर करें, जिससे मांसाग्नि प्रॉपर मात्रा में मांस को मांस धातु में कन्वर्ट करे, और यही फिर वेदाग्नि इसको फैट पे कन्वर्ट कर देती है। अगर वेदाग्नि प्रॉपर नहीं होगी तो फैट टिश्यूज प्रॉपर नहीं बनेंगे, तो उस समय क्या होगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, वो हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। अगर स्ट्रेस ज्यादा होगा, फैट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट नहीं होगी, तो हम वेट गेन कर जाएंगे, ओबेसिटी बढ़ जाएगी। HDL और प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ही हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, हमारे प्रॉपर शेप लाता है। तो HDL भी सही होना चाहिए। HDL के लिए हमें एक्सरसाइज भी जरूरी है। अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, देयर विल बी एक्सेस फैट। एक्सेस फैट क्या करेगा, सॉफ्ट टिश्यू हमारे पेट के चारों तरफ बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारी तौन निकल आएगी। और अगर अस्थि अग्नि प्रॉपर नहीं होगी तो बोन्स, टिश्यूज बढ़ जाएंगे और हमारी हड्डियां चौड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए कि सारी ओबेसिटी बढ़ जाती है अगर हमारी प्रॉपर अग्नि नहीं हो और हमारा फैट बढ़ जाए। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज इसलिए भी जरूरी है कि अगर इम्बैलेंस्ड मांस धातु हो तो हमें वीकनेस आ जाएगी, आंखें गड्ढे में चली जाती हैं, लैक ऑफ करेज, हिम्मत की कमी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि द सेम विल इंक्रीज द फैट। फैट ज्यादा होगा, थुलथुल होगा, हमें आत्मविश्वास की अपने आप कमी होगी, आंखें गड्ढे में चली जाएंगी। यहीं पर अगर कफ विशेट हो जाए, क्यों, दैट लीड्स टू लो मास आग्नि, तो एक्सेस मास धातु, तो मास धातु एक्सेस हो जाएगा, इससे क्या है, थिकर स्किन, खाल मोटी, लिगामेंट्स भी मोटे मोटे। तो ऐसे केस में ट्यूमर्स के चांसेस और सिस्ट के चांसेस होते हैं, जैसा मैंने पिछली बार भी चर्चा की। तो लगेगा कि हम अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस लगेगा, लेकिन मोटिवेशन लो होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस केवल दिखाने के लिए होगा। तो इस तरह से देखा जाए कि अनबैलेंस्ड कफ होने पर चांसेस होते हैं साइनस के, नॉस्ट्रल की प्रॉब्लम से, थ्रोट प्रॉब्लम, ब्रोंकाई, लंग्स, अस्थमा एक्सेट्रा। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, म्यूकस कंजेशन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती है। वहीं अगर इसमें वात का भी मिक्सचर हो जाए, वात कैसे बढ़ जाएगा, अगर हम खाना खाते हैं विथ कोल्ड, सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, तो चांसेस होते हैं कि एनीमिया हो जाए, एबनॉर्मल पल्स हो जाए, लो बीपी बन जाए, डिजीनेस, वर्टिगो, कार्डियक एरिमिया एंड गाउट, ये सब बढ़ सकते हैं। Let us discuss what is the sign of cough imbalance. How we will identify that cough is imbalanced? There will be excess salivation, difficulty in breathing, सांस लेने में तकलीफ होगी, नींद बहुत आएगी जब जिस समय ये कफ ज्यादा होगा, excessive mucus,
there will be white coating on the tongue, सफेद मोटा मोटा सफेद लगा हुआ जबान पर. वेट गेन, तैलीय त्वचा, स्किन ऑयली होगी लेकिन ब्रेकआउट्स के साथ. वाटर रिटेंशन and swelling in the body. There will be swelling in the body. Increased frequency of cold. Whenever there is a sign of cough, so every now and then there will be cold and congestion, feeling of cold and congestion. If cough is more, foggy brain, there will be feeling of lethargy, feeling of heaviness, depression, sadness, complacent, but not active, low activity, and मैं टालता जाऊंगा आज का काम कल पर, प्रोकास्टिनेशन. और थोड़ा सा सेंसिटिवनेस पड़ जाएगी, सेंटिमेंटल हो जाएंगे, फीलिंग लैक ऑफ सपोर्ट और लव. Whenever cough is more, there will be emotions of attachment. कफ ज्यादा होता है तो हर चीज अटैच करने लगती है. लालच, possessiveness, हर चीज मिल जाए. stubbornness, हठीलापन. There will be lethargy and procrastination. Because of cough, there will be increased sugar level. There is every chance that sugar level may increase. Increased cholesterol and triglyceride level. There will be indigestion, slow digestion, and loss of appetite. खाने में रुचि कम हो जाएगी जब भी कफ जो है बढ़ता है. There is every chance of coldness. ठंड ज्यादा लगेगी. दमा की शिकायत हो सकती है. Nausea, loss of digestive power, पाचन शक्ति में कमी. और जॉइंट्स में एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ जॉइंट, जॉइंट्स में सूजन और जॉइंट जैसे प्रॉपर्ली काम न कर रहे हो. अब संक्षेप में चर्चा करते हैं कि क्या कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो कि कफ से संबंधित है, कफ बढ़ने से या कफ डोमिनेटेड पर्सन्स को हो जाते हैं. उनको बचपन में क्या होगा? गला खराब होना, सोर थ्रोट, नाक बहना, बार बार जुकाम हो जाना. और वही जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो फैट मैन बन जाना, ओवरवेट हो जाना जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, वेट ही कंट्रोल नहीं कर पाते. और कफ प्रधान लोग, दे आर लीडिंग टू हाइपरटेंशन. कमजोर और कंजेस्टिव लंग्स में कंजेशन होने के चांसेस रहते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और चांसेस हार्ट फेलियर के भी हो सकते हैं. और देयर इज एवरी चांस दैट देयर इज हैवी इमोशंस ऑफ डिप्रेशन. अक्सर कफ प्रधान लोगों को डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा. लिथार्जी, आलसपन बहुत ज्यादा, खुद भी काम नहीं करेंगे और लिथार्जी भी रहेगी और फिर डिप्रेशन हो जाएगा. और चूंकि एक्सरसाइज कम करते हैं तो मोस्ट प्रोन टू नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटीज, मतलब उनको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे. टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा हो जाएंगे, चांसेस होंगे. गाल ब्लैडर प्रॉब्लम्स हो जाएगी. स्टमक अल्सर्स होने के चांसेस होंगे और अस्थमा के भी चांस होंगे. अस्थमा भी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी होता है. तो इनके कॉज क्या है, कारण क्या है? ओवर ईटिंग. क्यों कि अगर पिछला खाना पचा नहीं हो, तुमने खा लिया तो आपको कफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे. कफ बढ़ने के अलावा उनका आंव भी बढ़ जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है. ओवर ईटिंग, ईटिंग एक्सेसिव स्वीट एंड साल्टी फैटी फूड्स,
बहुत फैटी फूड खाया, साल्टी फूड खाया, ज़्यादा मिठाई खाई, उससे भी जो है कफ बढ़ने के चांसेस होते हैं. Not doing any exercise, having excessive sleep, that may be one of the cause of the cup domination. If you have more doubts, greeds, and possessiveness, that will increase the chances of increase of cough. If you are frequently exposed to cold, then also there will be chance of exposure to cough. So one should try that he should have the layers of clothes so that they are not exposed to cold. इसलिए कफ प्रधान लोगों को अपने को सर्दी से बचाए रखना चाहिए. साथियों, if you like this video, please subscribe so that we can give more of such videos. In the next video, I will give you what you should do so that cough dominated disease does not take place and you do not suffer with cough dominated diseases. Thank you.